होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों आया यहाँ पर 2 क्यों आया? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? मैग्नीशियम +2 और हाइड्रोक्साइड OH -1। ये वाला इसकी पगड़ी इसके कदमों में, इसकी पगड़ी इसके कदमों में। हेलो एवरीबॉडी, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पीएच इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के अंदर पीएच का क्या रोल होता है? पीएच क्या होती है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर कितनी है, यानी कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई है या लो है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई है तो वो एसिड थे, अगर कंसंट्रेशन लो है तो वो बेस थे। तो ये जो पीएच है वो एवरीडे लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये प्लांट को भी अफेक्ट करेगी, सोइल को भी अफेक्ट करेगी, ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करेगी और वाटर को भी अफेक्ट करेगी। सब जगह ना पीएच में जो भी चेंज होता है उन सब का रोल है। तो यहाँ पर अगर ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि प्लांट और एनिमल है वो पीएच के लिए सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर ज्यादा पीएच चेंज करोगे तो प्लांट और एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गए? पीएच सेंसिटिव है, ज्यादा पीएच हम चेंज नहीं कर सकते। बॉडी वर्क करती है विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। बॉडी है वो ज्यादा पीएच चेंजिंग पर वर्क नहीं करती, केवल 0.8 का ही हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और वो जो चेंज है वो हम 7 पर क्या था? न्यूट्रल था, और 7.8 पर क्या था? माइल्ड बेस था, यानी कि बेस तो है लेकिन हल्का बेस है। इतने से चेंज पर ही बॉडी वर्क कर सकती है। ओके सर। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर पाते हैं ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़े से पीएच चेंज पर ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर ज्यादा पीएच चेंज कर दी तो वो अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और पीएच चेंज का मतलब अगर हम पीएच अगर ज्यादा क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन ज्यादा रख रहे हैं तो वो एसिडिक है, और अगर OH- आयन ज्यादा रख रहे हैं तो वो बेसिडिक है। ओके सर। अगर पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाए? अगर बारिश हो और उस बारिश के अंदर पीएच है वो 5.6 से कम आ जाए, अगर बारिश हो रही है और बारिश की पीएच अगर रेन की पीएच अगर 5.6 से लेस हो जाए, कम हो जाए, तो अब इस बारिश का नाम रेन नहीं होगा, अब इसे एसिड रेन के नाम से जाना जाएगा। अगर बारिश का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो इसे अब एसिड रेन कहेंगे हम। और ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कैसे है सर हार्मफुल? इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी एनिमल है और प्लांट है वो सारे के सारे पीएच सेंसिटिव है। फिर जब ये एसिड रेन अगर फ्लो होती है रिवर के अंदर तो ये क्या कर देती है? लोअर पीएच रिवर के वाटर का पीएच क्या कर देती है? लो कर देती है। अगर 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 ये एसिड वाला पानी अगर रिवर के अंदर फ्लो होएगा तो ये रिवर के पानी को भी क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। हाँ सर, कर देगा। द सर्वाइवर एक्वेटिक लाइफ है, और जो पानी के रिवर के पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको डिफिकल्ट होगा सर्वाइव। ये इवापोरेट होकर यानी कि लिक्विड से गैस में बदलकर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन क्यों हो रही है? क्योंकि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो NO2, कौन सी गैस बोली जाती है इसे? NO2-1, और ये बोली जाएगी नाइट्राइट। ये जो नाइट्राइट गैस है ये क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ जा रही है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है
ये क्या हो रही है, ये कौन सी गैस है, सल्फाइट गैस है। ये सल्फाइट गैस दोनों के दोनों क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जब पानी से मिल जाएगी तो यहाँ पर नाइट्रेट बना लेगा HNO3, और यहाँ पर क्या बना ले जाएगा, H2SO4। ये काफी ज्यादा क्या कर देंगे, इसको एसिडिक बना देंगे, और एसिडिक बना देंगे तो ये वापस देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में और H2SO4 की फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, और अब ये रेन ना होकर एसिड रेन होगी। अब ये रेन ना होकर एसिड रेन होगी, और ये जो वाटर है ये भी क्या हो चुका है, कंप्लीट एसिडिक। और एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल्स के लिए डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन है वो क्या है, पीएच के नैरो रेंज पर ही सर्वाइव कर पाते हैं, ज्यादा वो पीएच चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे, और आगे क्या है, आगे है व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ सोइल इन द बैकयार्ड। जो बैकयार्ड की जो सोइल है उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, बैकयार्ड की सोइल की पीएच क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ। प्लांट है वो अपनी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायर्ड रखते हैं कि हमें तो इतनी पीएच की रिक्वायर्ड तो है। अब द optimal pH range of the soil suitable for plant growth should vary in between 5.5 to 7.0। सबसे सुटेबल जो रेंज है प्लांट के लिए और सोइल के लिए वो है 5.5 टू 7, यानी कि यहाँ अगर इसे क्या रखा जाए, माइल्ड एसिडिक रखा जाए, तो अब इसके अंदर जो भी सीड है वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अब देखो सोइल क्या है, नाइदर बी एल्कलाइन नॉर एसिडिक इन नेचर टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कभी भी जो सोइल है वो ना ही तो क्या करेगी, ना ही तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर प्लांट को सपोर्ट करेगी, ना ही जब वो एसिडिक होगी तब वो प्लांट को सुटेबल करेगी। तो आप ऐसा समझिए कि सोइल की पीएच ना तो हमने ज्यादा एसिडिक रखनी है ना ही ज्यादा बेसिडिक रखनी है, इसे अप्रोक्सीमेट दी न्यूट्रल रखनी है हमें। मतलब सोइल की पीएच वो कैसे रखनी है, देखो 5.5 पर भी क्या था, वीक एसिडिक था, और 7 पर तो पूरा क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो हमें इस 1.5 की पीएच रेंज के चेंज के अंदर इसे रखना है, यानी कि सोइल की पीएच हमें इस रेंज के अंदर ही रखनी है, इतने से चेंजेस के अंदर ही रखनी है। ओके सर, और ये जो चेंज इन पीएच है वो सोइल को अफेक्ट करेगा अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर ये सोइल के अंदर पीएच अगर ज्यादा चेंज हो जाएगी तो न्यूट्रिशन जो सोइल के अंदर है ये उनको भी अफेक्ट करेगा। जो न्यूट्रिशन है उनको सोइल क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, अगर हमने पीएच को ज्यादा क्या कर दिया, चेंज कर दिया तो। अब क्या होगा अगर एसिडिक सोइल हो जाए, सोइल क्या हो गई है, एसिडिक हो गई है, और एसिड हो रही है तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी, लो। लो कैसे होगी सर, आप देखो यहाँ पर 0 to 14 थी, और 7 से अगर इस साइड में आ रहे हैं तो पीएच क्या हो जाएगी, ए, और इधर चले तो बी, एसिडिक और बेसिडिक। तो पीएच क्या हो रही है, अगर एसिड की तरफ चले तो पीएच लो हो रही है, मतलब ज्यादा एसिडिक चल रहा है। तो पीएच लेवल ऑफ लोअर कितना, जो 5.5 से भी अगर कम हो जाए तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और ये क्या जो हाईली क्या पाए जाते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं, ये डेवलप्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की बात नहीं करी जा रही, मैंगनीज की बात करी जा रही है, और ये अवेलेबल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग टॉक्सिक, ये टॉक्सिक लेवल तक है ना एग्जरेट हो जाएंगे। एल्यूमिनियम और मैंगनीज के, एल्यूमिनियम और मैंगनीज के जो एलिमेंट है वो टॉक्सिक पार्टिकल के रूप में क्या हो जाएंगे, उस सोइल के अंदर जनरेट हो जाएंगे। जब पीएच क्या हो जाएगी,
लो पीएच हो जाएगी। ओके सर। अगर और क्या होगा इसके अंदर, सिमिलरली जो नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये क्या हो जाएंगे, लेस अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। तो किस किस की बात की जा रही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फेट, ये वाले जो है वो क्या हो जाएंगे, लेस अवेलेबल हो जाएंगे प्लांट के लिए, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी प्लांट के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब एल्केलाइन हो जाएगी, मतलब ये कैसे हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी पीएच, तो बेसिक हो जाएगी तो पीएच क्या हो जाएगी, 7 हाई। और यहाँ पर आयरन, एफी, जिंक, जेडन, कॉपर, सीयू, बोरोन, बी और फास्फोरस, ये फास्फोरस, और ये क्या कर देंगे, फास्फोरस है वो मैंग एंड मैंगनीज की बात और करी जा रही है, एमएन, ये क्या हो जाएंगे, लेस अवेलेबल हो जाएंगे प्लांट के एब्जॉर्प्शन में, यानी इनकी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा प्लांट के द्वारा। तो हमने कैसा रखना है कि जो स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल, हमने सोइल को कैसा रखना है, या तो थोड़ा सा एसिडिक या फिर न्यूट्रल रखना है। और ये क्या है, आइडियल सोइल, आइडियल सोइल कंडीशन है कि इतनी आप सोइल का अमाउंट रखिए, सोइल है वो अच्छे से क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पीएच का कोई रोल होता है क्या, हाँ बहुत ज्यादा रोल होता है। तो आप ऐसे समझिए कि डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के पास एक क्या है, एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, HCl एसिड है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं उसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जब वो डिसोसिएट होते हैं तो पूरे के पूरे H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। तो हमारे स्टमक है ना क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, और ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ हेल्प, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करता है, विदाउट हार्मिंग द स्टमच, स्टमच को बिना नुकसान पहुंचाए हमारा HCl क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। जब इनडाइजेशन हो जाता है, जब अपचन हो जाता है, खाना नहीं पचता है, तो स्टोमच क्या प्रोड्यूस कर देता है, बहुत सारा एसिड, और अब ये किसका कारण बनेगा, पेन का, दर्द होगा, इरिटेशन होगी, हाँ होगी सर, पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर क्या होगा, पेन होगा और इरिटेशन होगी। और इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, और इस बेस का नाम, ये एसिड का एंटी है इसलिए नाम क्या हो गया इसका, एंटासिड। ध्यान रखिए कि जो एसिड ज्यादा हो गया है, एसिड ज्यादा हो गया है, अब इसको दूर करने के लिए हमने कौन सा एसिड एंटासिड यूज करा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस, होल ट्वाइस, Mg हो, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों आया यहाँ पर, 2 क्यों आया, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, मैग्नीशियम +2, और हाइड्रोक्साइड OH -1। ये वाला इसकी पगड़ी इसके कदमों में, इसकी पगड़ी में, इसके कदमों में। अब देखिए आप, ये वाला इसकी पगड़ी इसके कदमों में, तो ये क्या कर लेगा यहाँ पर, अगर ये 2 आ रहा है तो ये अकेले ऑक्सीजन के पास नहीं आएगा, ना ही अकेले हाइड्रोजन के पास आएगा, ये दोनों के पास आएगा, हाइड्रोक्साइड के पास ही आएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 2। और इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, स्क्वायर, होल स्क्वायर, सॉरी, ब्रैकेट लगा दिए इसलिए हमने। और ये जो माइनस है नहीं लिखना पड़ता, 1 भी नहीं लिखना पड़ता, तो MgOH होल ट्वाइस। ओके सर। तो यहाँ से हम क्या बना देंगे,
प्रोडक्ट बना देंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, H प्लस का, Cl माइनस का, Mg+2 और OH -1। तो यहाँ पर जो Cl है वो माइनस है, वो प्लस के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, Mg+2 है और Cl-1 है तो MgCl2। ये क्या सोल्ट बन गया क्या, सर सोल्ट बन गया ये। और प्लस ध्यान रखिए ये क्या है, ये तो एसिड है, ये बेस है। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो हमेशा सोल्ट प्लस वाटर बनते हैं। देखना ही नहीं है, सोल्ट प्लस वाटर बन गया। वाटर कहाँ से बनेगा, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, OH और यहाँ पर H, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके सर। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की डिस्कवरी मैग्नीशिया कंट्री के अंदर हुई थी, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसे मार्केट के अंदर मिलने वाले मैग्नीशिया को हम इनो नाम से जानते हैं। और इसके अलावा क्या हो गया, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, MgOH होल ट्वाइस हो गया। ओके सर। अब ये पूछ लिया जाता है कि ये एसिडिक है बेसिडिक है, तो OH लिखते ही आप क्या बता दोगे, ये क्या है, ये बेसिक है। लेकिन बेसिक के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है या फिर माइल्ड बेसिक है, तो ये क्या है, माइल्ड बेसिड है, कमजोर बेसिड है, कमजोर बेसिक है ये। और इसकी pH है वो कितनी होती है, 10। किसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहां से देखिए कि ये क्या है हमारा स्टोमक, क्या हो गया इसके अंदर, कौन सा एंजाइम रिलीज हो गया, HCl एंजाइम के द्वारा क्या हो गया, यहाँ पर ये जो स्टोमक है इसके अंदर एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो इसकी जो लेयर है उनके अंदर क्या हो गया, पेन हो गया, इरिटेशन हो गई। और इरिटेशन हुआ तो इसको हमने न्यूट्रल करने के लिए, अनबैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंसिंग में लाने के लिए हमने क्या मिला दिया इसके अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाए तो ये किस में चेंज हो गया, ये सोल्ट प्लस वाटर के अंदर चेंज हो गया। और ये सोल्ट कौन सा था, ये सोल्ट माइल्ड एसिडिक सोल्ट था, माइल्ड एसिडिक सोल्ट था ये। लेकिन हमें क्या हो गया, इससे भी पेन के अंदर रिलीफ मिल गया। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे। पीएच चेंज क्या कर दी है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टूथ डिके के लिए, दांतों का सड़ना। अगर पीएच ज्यादा चेंज हो जाएगी तो दांत सड़ जाएंगे, डिके हो जाएंगे। कैसे होंगे डिके, कि हमारा जो क्या है टूथ है वो डिके कितने पीएच पर होने लग जाते हैं, अगर ये 5.5 से अगर लेस हो जाए पीएच तो ये काफी ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और काफी ज्यादा एसिडिक होंगे तो हमारा जो इनेमल है, दांतों के ऊपर चढ़ा हुआ जो कवर है, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, वो भी क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है। देखते हैं जो एनिमल है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपटाइट। और ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपटाइट का बना होता है एनिमल, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, यानी क्रिस्टल जैसी फॉर्म होती है किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट अगर आप याद रख सकते हो, इनेमल का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन रूप है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपटाइट। ओके। और ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। लेकिन ये भी क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है जब माउथ की पीएच कितनी हो जाती है, 5.5 हो जाती है। बैक्टीरिया अगर अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो जो फूड हमारे टीथ के अंदर फंसा रह गया वो क्या हो जाएगा, पीएच को और ज्यादा कम कर देगा, बैक्टीरिया वहां पर डेवलप्ड हो जाएंगे। और अगर बैक्टीरिया डेवलप्ड हो गए तो क्या होगा, पीएच है वो काफी ज्यादा कम होती जाएगी और टूथ है वो डिके हो जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, दांत सड़ने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा गंदे गंदे दांत लगने लग जाएंगे,
बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, माउथ के अंदर पाए जाते हैं। एसिड गार्ड क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं डिग्रेडेशन के द्वारा, जो कि शुगर का, फूड पार्टिकल्स का किया जाता है, या फिर जो हमारे दांतों के अंदर खाना खाने के बाद में फंसे रह जाते हैं उनका डिग्रेडेशन करते हैं और पीएच को क्या कर देते हैं, लगातार रिड्यूस कर देते हैं। और अब कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी क्या होने लग जाएगा, लाइसिस होने लग जाएगा, टूथ डिके होने लग जाएंगे। बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, माउथ बेसिक टूथपेस्ट वाला, और ये एडवर्टाइजमेंट भी आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए क्या, हाँ, क्योंकि ये क्या कर देगा, जो एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो रहा है उस मीडियम को बेसिक टूथपेस्ट क्या कर देगा, नेग्लिजिबल कर देगा, और इस प्रकार सोल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे और टूथ है वो डिके होने से बच जाएंगे। तो ये टूथ का डायग्राम दे रखा है, और टूथ के अंदर रूट कैविटी, यहाँ पर देखो रूट कैविटी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो गया। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, ये एनिमल है, हार्डेस्ट पॉइंट है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे, और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेरफेयर। अब देखो ये जो प्लांट दिख रहे हैं, क्या ये भी सेल्फ डिफेंस करते हैं क्या, हाँ सर करते हैं सेल्फ डिफेंस, कि इनके पास भी है ना कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनको बाहरी एटमॉस्फेयर से बचाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बी स्टिंग्स लीव्स, कैसे इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, बी स्टिंग्स मतलब इनके ऊपर डंक जैसे इनके लीफ के अंदर हम देखें तो कुछ हेयर स्ट्रक्चर होती है, और उनके अंदर क्या भरा रहता है, एसिड फिल होता है, और जैसे ये एसिड अगर स्किन के अटैच में आ जाता है, स्किन के टच में आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, अब ये एसिड इसके अंदर इरिटेशन और पेन क्या करेगा, पैदा करेगा। और इससे बचने के लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस, और माइल्ड बेस के रूप में हम बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं क्या। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था सर, बेकिंग सोडा क्या था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NH2 सॉरी NaHCO3। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसका फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का। और ये क्या कर देता है, ये उस स्ट्रिंग से क्या कर देता है, वहां पर डेवलप्ड रिलीफ कर देता है। कैसे करेगा रिलीफ, आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या था, पहले एसिड था, हमने क्या मिला दिया, बेस मिला दिया, तो बेस मिलाते ही क्या हो गया, सोल्ट प्रोड्यूस हो गया, और ये सोल्ट कैसा है, न्यूट्रल सोल्ट है, और साथ ही साथ क्या बन गया, वाटर बन गया, तो हमें क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, तो जो मेटल का नेटल का यहाँ पर ना एक क्या प्लांट दिखाया जा रहा है, और इसकी कैसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनके अंदर मेथेनोइक एसिड फिल रहता है, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है इसे, और जो रेड एंट होती है, लाल चींटियां होती है, उनके अंदर भी कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, और ये भी क्या करता है, पेन करता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का यूज कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में और आगे, ठीक है। तो अब सम नेचुरली ओकरिंग एसिड, कुछ जो एसिड जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला है विनेगर, और विनेगर कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड के अंदर। जब हम है ना, ये विनेगर का कंटेनर है, अगर इसके अंदर 5 to 8% अगर क्या मिला दे, 5 to 8% इसकी कंसंट्रेशन कर दे, तो अब ये किसके अंदर बदल जाएगा, एसिटिक एसिड के अंदर। क्लियर, विनेगर का 5 to 8% क्या कर दिया जाए, अगर 5 to 8% कंसंट्रेशन छोड़ दी जाए, अब ये एज ए एसिटिक एसिड की तरह काम करेगा। ओके सर।
ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, तो ऑरेंज बोल लीजिए या फिर आप ना सिट्रस फ्रूट, जो कि खट्टे फ्रूट हैं ज्यादातर के अंदर कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। टमरिंड, और टमरिंड क्या होती है सर? सर ये तो टमरिंड है ना, इमली होती है। इमली के अंदर, सर इमली के अंदर टार्टरिक एसिड, ओके सर। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड दही के अंदर लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर आ गया क्या, सिट्रिक एसिड। अभी हमने बताया खट्टे, हाँ। एंट स्टिंग यानी कि चींटी के डंक में मेथेनोइक, और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक। दूसरा नाम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। हाँ सर, अगर और भी देखें तो जैसे एप्पल है, मेलिक एसिड, एप्पल मेलिक एसिड हो गया। और ये क्या, एंटिस्टिंग हो गया, कर्ड हो गया, टोमेटो हो गया, टमरिंड, टार्ट्रिक एसिड। ओके, खूब है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सोल्ट। सर ये सोल्ट क्या है? तो सोल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। सोल्ट क्या है? ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। कैसे सर? जब जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमेशा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सोल्ट। सर वाटर भी होता है, जब जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। तो देखो, सब्सटेंस जो कि एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने पर अगर एसिड और बेस अगर क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। और जनरली क्या दिखाते हैं, न्यूट्रल बिहेवियर। और न्यूट्रल का मीन पीएच कितना होगा, 7। तो न्यूट्रल अगर आ जाए तो पीएच आप याद रखोगे कि कभी भी 0 मत बता देना, कितनी होगी पीएच, 7 होगी। और इनको क्लासिफाई करा जा सकता है 2 पार्ट के अंदर, और कौन कौन से, या तो एसिडिक सॉल्ट या फिर बेसिडिक सॉल्ट। कैसे पता चले? अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिडिक सॉल्ट। देखो, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट के द्वारा बनते हैं, किस, कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन। अगर ये हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दे तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। अगर हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट। और किसके द्वारा, मेटल के द्वारा। एग्जांपल है NH4Cl और FeCl3। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, NH4 था, NH4 प्लस क्या था यहाँ पर, HCl। तो ये जो HCl है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस हुआ तो क्या बन गया, NH4Cl। तो हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और देखते हैं अगला एग्जांपल दिया इसने, Fe+3 और HCl। तो हाइड्रोजन रिप्लेस, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर Cl माइनस है तो क्या हो जाएगा, FeCl3। जो यहाँ का जो -1 चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा 3, क्लोरीन के नीचे आ जाएगा FeCl3। तो इसको देखकर हमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो पता चल जाएगा कि इस मेटल के अंदर क्या जुड़ा था, एसिड जुड़ा हुआ था। ओके सर, अब चलते हैं बेसिक के पास। तो बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, मैंने बता दिया, अगर एसिड तो वीक और बेस स्ट्रॉन्ग, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर ये पार्शियली रिप्लेसमेंट कर दे किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का, OH माइनस आयन का रिप्लेसमेंट कर दे तो क्या बना देंगे, ये बेसिडिक सॉल्ट। देखो कैसे, Na2CO3 है, Na2CO3 क्या है, Na2CO3। सर ये तो वॉशिंग सोडा है क्या? हाँ सर, सोडियम कार्बोनेट है ये। तो देखो Na2CO3। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, क्या बाहर निकालना है, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट हुआ था यहाँ पर। तो वो रिप्लेसमेंट क्या था, OH माइनस आयन का। तो ये देखो आप क्या था यहाँ पर, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर NaOH प्लस यहाँ पर ये क्या था, CO2, NaOH प्लस
CO2, तो NaOH प्लस CO2, तो आप देखो कि ये है OH माइनस, जब बाहर निकला तो ये Na प्लस के साथ क्या जुड़ गया, CO2, CO3 माइनस क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पर। तो क्या बन गया यहाँ पर, बेसिक सोल्ट बन गया। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे। ओके सर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सॉल्ट है वो हमेशा एसिडिक मीडियम भी दिखाते हैं, बेसिडिक भी, और न्यूट्रल तो खूब देख लिया हमने। सॉल्ट या तो एसिड होगा, बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। अब आपने याद रखना एक बात कि अगर सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है, या फिर सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट बेसिडिक है, और सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगी तो पीएच फिक्स कितनी होगी, पीएच 7 होगी। अगर एसिडिक है तो इसकी जो पीएच है ना वो 7 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। आप देखो कि यहाँ पर, सॉरी अपोजिट बना दिए हम, जब एसिड है तो पीएच क्या रहेगी, 7 से कम रहेगी। पीएच है वो 7 से कम रहेगी तो क्या होगा, एसिड होगा। देखो आप ये वाला जो सिंबल है इसके अंदर जिधर इसका मुंह खुला रहता है वो ज्यादा, और जिधर मुंह बंद है वो कम। तो पीएच कम है, किससे कम है, 7 से कम है, तो ये क्या हो गया, एसिड। और अगर बेसिड की बात करें तो पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, 7 से ज्यादा। अब देखो पीएच है वो ज्यादा होगी किससे, 7 से। अगर 7 से पीएच ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिडिक। और कहां से कहां तक होगा, 7.1 टू 14 तक। अब हम चलते हैं आगे, और ये क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कब, मोल्टन स्टेट में, या फिर जब इनको पानी के अंदर घोला जाएगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा, जब ये जो सॉल्ट है ना, जैसे NaCl क्या था, एक सॉल्ट था, लेकिन अभी है ना इसके जो आयंस हैं, अभी इसके आयंस है ना वो क्या है, फ्री नहीं है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसके आयन फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसको पानी के अंदर घोल दिया जाता है तो घोलने पर क्या हो जाएगा, Na प्लस का और Cl माइनस का। तो प्लस माइनस हो गए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि ये आयन है वो क्या हो जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी तो होती क्या है, द फ्लो ऑफ रेट ऑफ आयंस। आयनों के फ्लो होने की जो रेट है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज। ओके सर, अब हम देखेंगे आगे कैसे होते हैं ये, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और नॉन वेलेटाइल इन नेचर। इनका जल्दी से ना इवापोरेट नहीं हो सकता, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। कहने का मतलब ये अगर ऐसे पड़े हैं, ये एक ना क्रिस्टलाइन ले लिया मैंने, अब ऐसा नहीं है कि ना ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसका इवापोरेशन हो जाएगा, नहीं, ये एज इट इज क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल है, कुछ खराब नहीं होगा ये। क्या ये हार्ड है सर, बिल्कुल क्रिस्टल है, हार्ड है। और क्रिस्टल है, अगर ये नीचे गिर जाएंगे तो टुकड़े टुकड़े के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा ये। हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाना मतलब, मेल्ट हो जाना यानी कि सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो इस सॉल्ट को हम अगर काफी ज्यादा हीट दे तो अब जाकर आना ये क्या हो पाएगा, मेल्ट हो जाएगा। नॉर्मल हीट पर ये कुछ नहीं, नॉर्मल हीट पर इसका कुछ नहीं होगा। सोल्ट है वो कैसा होता है, इंसोल्यूबल होता है, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल। तो जो केरोसिन और पेट्रोल है वो बड़े बड़े कंपाउंड को सोल्यूबल कर देते हैं, सोलवेंट के रूप में एक्ट करते हैं। ये इस सोल्ट का कुछ नहीं बना, कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि सोल्ट है वो क्या है, इंसोल्यूबल है केरोसिन और पेट्रोल के अंदर। ओके सर, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे। ओके सर, चलते हैं आगे, क्या है आगे, कॉमन सॉल्ट है। और कॉमन सॉल्ट में हम देखेंगे, कॉमन सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड है। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये, क्या दिख रहा है आपको, कॉमन सॉल्ट। इसका दूसरा नाम है कि इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, इस कॉमन सॉल्ट को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। फॉर्मूला इन्हें CF हो गया। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये HCl का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है। कैसे देखे सर, ध्यान दो आप, ये सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये लो सर HCl प्लस NaCl, तो H प्लस का Cl माइनस का Na प्लस का Cl माइनस का, प्लस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो NaCl, और फिर ये वाला माइनस और NaOH आएगा यहाँ पर, है ना, सॉरी मिस्टेक, NaOH यानी कि एसिड और बेस, तो Na प्लस का और Cl माइनस का, OH माइनस का, H प्लस का, तो H2। सर यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि जब एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये वाली रिएक्शन सामने आ गई है। ओके सर, क्या क्या यूज होंगे, वाइडली यूज है फूड इंडस्ट्री के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। फूड प्रिजर्वेटिव का क्या मतलब हो गया सर, कि ये खाने को प्रिजर्व रखता है, और प्रिजर्व यानी कि ये खाने को ना खराब नहीं होते देता है, सुरक्षित रखता है, प्रिवेंट रखता है ये। कैसे सर, कि जब है ना क्या डाले जाते हैं, मैंगोज पिकल का अचार डाला जाता है, तो उनके अंदर क्या डाला जाता है, काफी अमाउंट के अंदर सॉल्ट, ताकि बैक्टीरिया वो डेवलप्ड ना हो पाए। ओके सर, पहला यूज ये हो गया, वाइडली यूज फूड इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा यूज है कि ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और वेरियस केमिकल सच एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो सीधा सीधा कह दो ना सर कि ये बेकिंग सोडा के अंदर भी काम में लिया जाता है, और NaHCO3 ये तो वॉशिंग सोडा और ये बेकिंग सोडा के रूप में भी काम में लिया जाता है, कौन, सॉल्ट। ओके सर, अब हम चलते हैं और आगे, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में और आगे, और आगे क्या है, और आगे तो सर कास्टिक सोडा है। ओके सर, कास्टिक सोडा देखेंगे अपन, क्या कहा जाता है इसको, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, OH दिख रहा है, मतलब ये क्या है, बेस है, ये तो OH दिखते ही क्या है, ये बेस, और बेबी को क्या पसंद है। ओके सर, केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहा जाता है मार्केट में, कास्टिक सोडा कहा जाता है। कैसे बनाए, कैसे करें इसकी प्रिपरेशन, तो यहाँ पर ब्राइन नाम आया, और ब्राइन सॉल्यूशन आप ध्यान दो कि जब हम क्या कर रहे थे, जब हम इस NaCl के अंदर, जब इस NaCl के अंदर हम क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। ओके सर, मिला दो, फिर इकाई है पानी, तो Na प्लस का और Cl माइनस का, ये तो हमेशा जानते हैं कि पानी हमेशा H प्लस के रूप में और OH माइनस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है सर, तो यहाँ से ये जो Na प्लस का है वो OH माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, और क्या बना लेगा, NaOH, और ये NaOH क्या दिख रहा है आपको, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा देखो, इस वाले सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, ब्राइन सॉल्यूशन का, तो NaCl प्लस H2O NaOH प्लस, इसमें देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन गैस है ये भी बाहर निकल जाएगी, क्लोरीन गैस भी बाहर निकल जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी। सबको पता है कि क्लोरीन है ना माइनस का आता है इसके ऊपर चार्ज, तो माइनस वाली पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड के साथ अट्रैक्ट होकर ये एनोड के पास से निकलेगी, और हाइड्रोजन है वो प्लस की गैस है, ठीक है, तो ये माइनस है यानी कि कैथोड के पास से निकलेगी। और अगर कैथोड के पास हम यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के पास अगर हम जलती हुई कैंडल स्टिक लेकर जाएंगे तो वहां पर पॉप पॉप का साउंड आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है वो एक्सप्लोजिव गैस है। ओके सर, क्या क्या यूज है सर, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, और पेपर एंड फाइबर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है।
और डी ग्रीसिंग मेटल यानी कि जो ग्रीस लगी हुई है उसको हटाने में, ग्रीसिंग को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा को। ठीक है, यानी कि ग्रीस यानी कि जो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करती है, अगर उस लुब्रिकेंट को रिमूव करना है तो कास्टिक सोडा का यूज करेंगे।